दिसंबर 2025 में बिहार से जुड़े 10 इंडियन सिटीजन्स को नेपाली सिटीजनशिप लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार लोगों में भरत प्रसाद गुप्ता, राहुल गुप्ता, ज्ञानमती देवी गुप्ता, गोपाल गुप्ता, राम सुंदर गुप्ता, राम प्रवेश गुप्ता, भरत गुप्ता, स्नेहलता गुप्ता, मीनदेवी गुप्ता और राजेश कुमार गुप्ता शामिल थे। अब सवाल है, गैर कानूनी सिटीजनशिप के मामले में जिम्मेदार कौन है? आया कि मुसलमान घुसपैठियों को पनाह दे रहे हैं या कोई और दूसरी ताकत इसके पीछे है? चीफ जस्टिस मनोज कुमार शर्मा ने संपत्ति जांच आयोग से जुड़े केस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेज दिया है। नेपाल बार एसोसिएशन ने इस पर हैरानी जताते हुए कहा कि केस को इस तरह भेजना ठीक नहीं और फैसला तुरंत सुधारने की मांग की। नेपाल सरकार जेनजेड आंदोलन में गिरफ्तार लोगों के केसेस वापस लेने की तैयारी कर रही है, लेकिन सीरियस क्राइम्स वाले केसेस वापस नहीं लिए जाएंगे। पहले एक कमेटी हर केस की जांच करेगी कि कौन सिर्फ आंदोलन में शामिल होने की वजह से गिरफ्तार हुआ और किस पर सीरियस जुर्म का इल्जाम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 जेनजेड यूथ अभी जेल में है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद फाइनल फैसला लिया जाएगा। नेपाली कांग्रेस लीडर विमलेंद्र निधि ने कहा है कि गगन थापा की कमेटी को 15वीं महाधिवेशन कराने का हक नहीं है। निधि के मुताबिक कांग्रेस के करंट सभापति शेर बहादुर देउवा की लीडरशिप में 15वीं महाधिवेशन होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि देउवा ही अभी कांग्रेस के सभापति हैं और महाधिवेशन कराने का भी हक उन्हीं की कमेटी को है। नेपाल सरकार ने जेनजेड आंदोलन के घायल और शहीद फैमिलीज की प्रॉब्लम्स के लिए एक स्पेशल कमेटी गठन की है। ये कमेटी इलाज, तालीम, रोजगार और मदद से जुड़ी डिमांड्स को सॉल्व करने में मदद करेगी। कमेटी में होम और फाइनेंस मिनिस्ट्री समेत 7 मिनिस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स और अफेक्टेड फैमिलीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल हैं। नेपाल सरकार ने जेनजेड आंदोलन के घायल और शहीद फैमिलीज की प्रॉब्लम्स के लिए एक स्पेशल कमेटी गठन की है। ये कमेटी इलाज, तालीम, रोजगार और मदद से जुड़ी डिमांड्स को सॉल्व करने में मदद करेगी। कमेटी में होम और फाइनेंस मिनिस्ट्री समेत 7 मिनिस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स और अफेक्टेड फैमिलीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल हैं। नेपाली कांग्रेस के सीनियर लीडर पूर्णा बहादुर खड़का ने कहा है कि उन्हें फैसला नहीं कर सकने वाला कार्यवाहक सभापति कहकर बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ये काम बाहर के लोग नहीं बल्कि कांग्रेस से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स कर रहे हैं। खड़का ने चेतावनी दी है कि ये सब तुरंत बंद हो जाना चाहिए। नेपाल के स्पीकर डोल प्रसाद अरियाल ने कहा है कि टूरिज्म सेक्टर नेपाल की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने कहा टूरिज्म से फॉरेन करेंसी मिलती है, इसलिए सरकार को इस सेक्टर की प्रॉब्लम्स दूर करके टूरिज्म को और बढ़ाना चाहिए। नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले ही दुर्गा परसाई और धवल शमशेर राणा अलग हो गए। दोनों के बीच पार्टी की लीडरशिप और फैसले लेने के हक को लेकर बात नहीं बन पाई। राणा ग्रुप जय नेपाल पार्टी रजिस्टर करने इलेक्शन कमीशन पहुंचे थे। पार्टी का इलेक्शन सिंबल ट्रायंगल रखने का प्रपोजल था। दूसरी तरफ दुर्गा परसाई ने कहा है कि वो अलग पार्टी बनाएंगे जो गरीब, जमीन से महरूम और बैंक माइक्रो फाइनेंस से परेशान लोगों की हक की आवाज उठाएगी। नेपाल के पीएम बालिन शाह ने आर्मी चीफ अशोक राज सिंहदेल से सिंह दरबार में मुलाकात की है। दोनों के बीच लगभग 40 मिनट तक बातचीत हुई। मीटिंग में नेपाल की सिक्योरिटी सिचुएशन और करेंट इश्यूज पर डिस्कशन हुआ। ये दोनों की इस महीने में दूसरी मुलाकात थी। क्या वर्ल्ड वाइड ऑयल स्टॉक खत्म होने वाला है? क्या रिपोर्ट्स है? जानिए सच्चाई। अमेरिका ईरान वार अगर 6 महीने और चलता है तो दुनिया में तेल की सप्लाई को लेकर बड़ी टेंशन हो सकती है। आईईए के मुताबिक दुनिया की इमरजेंसी ऑयल रिजर्व से अभी सप्लाई गैप को कई महीने तक संभाला जा सकता है, लेकिन लंबी जंग में रिजर्व्स कम होते जाएंगे। खासतौर पर डीजल और जेट फ्यूल का स्टॉक पहले ही कम लेवल पर है, इसलिए जंग लंबी हुई तो तेल और फ्यूल की कीमत बढ़ने का अंदेशा है। नेपाल की डिप्टी स्पीकर रूबी कुमारी ने सोशल मीडिया पर बढ़ते हमलों को लेकर होम मिनिस्टर सुदन गुरुङ से मदद मांगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा है कि उनकी और उनकी फैमिली की वजह से काफ़ी मेंटल प्रेशर बढ़ गया है। यह मामला जर्नलिस्ट किशोर श्रेष्ठ की गिरफ्तारी के बाद और गर्म हुआ है। डिप्टी स्पीकर ने एक न्यूज़ रिपोर्ट को लेकर लीगल एक्शन भी शुरू कर दिया है। नेपाल के प्राइवेट एनर्जी प्रोड्यूसर की ऑर्गेनाइजेशन इप्पान ने बिजली के बिजनेस में प्राइवेट कंपनीज को भी
मौका देने की मांग की है। इब्बान का कहना है कि नेपाल में अब 4300 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस हो रही है, जिसमें लगभग 3300 मेगावाट प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा है। ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार से कहा है कि प्राइवेट कंपनीज को बिजली खरीदने और बेचने का लाइसेंस दिया जाए। इससे नेपाल में बिजली का बिजनेस और एक्सपोर्ट दोनों बढ़ सकते हैं। नेपाल में एलपीजी गैस की सप्लाई को लेकर सरकार ने नया डिजिटल सिस्टम लाने का फैसला किया है। अब गैस सिलेंडर्स को क्यूआर कोड और जीआईएस मैप से ट्रैक किया जाएगा, जिससे पता चलेगा सिलेंडर कहां है और कहां भेजा गया है। सरकार ने गैस की सप्लाई बढ़ाने और ब्लैक मार्केटिंग पर सख्त एक्शन लेने की बात भी कही है। लोगों से अपील की है कि जरूरत से ज्यादा गैस जमा न करें। कोशी प्रदेश सरकार ने एलपीजी गैस की सप्लाई में हुई ब्लैक मार्केटिंग को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। मोरंग में चेकिंग के दौरान एक गैस शॉप को जांच में सहयोग न करने पर 15,000 रुपये फाइन लगाया गया। वहीं रिजाली को भंसा गैस इंडस्ट्री में एक सिलेंडर में 240 ग्राम कम गैस मिली, जबकि 2 एक्सपायर्ड सिलेंडर्स में गैस भरकर बेचने के लिए रखे गए थे। इस पर इंडस्ट्री को 2,95,000 रुपये का फाइन किया गया और दोनों एक्सपायर्ड सिलेंडर्स को नष्ट कर दिया गया। सरकार ने साफ किया है कि एलपीजी गैस में लापरवाही और गलत काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेपाल सरकार ने सरकारी एम्प्लॉइज के फॉरेन टूर्स पर नया और सख्त रूल लागू किया है। अब किसी भी एम्प्लॉय को फॉरेन टूर पर भेजने से पहले पीएम ऑफिस की परमिशन लेना जरूरी होगा। बिना परमिशन के फॉरेन टूर की इजाज़त नहीं मिलेगी। साथ ही जो एम्प्लॉय स्टडी, ट्रेनिंग या मीटिंग के लिए बाहर जाएगा, उसे वापस आने के 5 दिन के अंदर अपनी सीखी हुई बातें ऑफिस के दूसरे एम्प्लॉइज के साथ शेयर करनी होंगी। सरकार का मकसद फॉरेन टूर्स में खर्च कम करना और उनका सही फायदा उठाना है। नेपाली कांग्रेस के अंदर सियासी तनाव और बढ़ता नजर आ रहा है। भक्तपुर कांग्रेस के सभापति दुर्लभ थापा ने कहा है कि उनका ग्रुप पार्टी के सेंट्रल ऑफिस सानेपा पर कब्जा करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि 75% एक्टिव मेंबर्स उनके साथ हैं। थापा ने यह भी दावा किया है कि कांग्रेस का 15वां महाधिवेशन शेर बहादुर देउवा की लीडरशिप में ही होगा। उनके इस बयान से कांग्रेस के अंदर चल रही खींचातानी और बढ़ने के इशारे मिल रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में अटैक्स के बावजूद कमर्शियल शिप्स चल रही हैं। ईरान के सीनियर ऑफिशियल ने कहा है कि यूएस के साथ एग्रीमेंट का ये बेहतरीन वक्त है और पुराने इस्लामाबाद एग्रीमेंट को टॉक्स की बुनियाद बनाया जा सकता है। इसी बीच ईरानी स्टेट टीवी पर अब्बास अराक्ची के नाम में एक एक्स्ट्रा लेटर की वजह से उनका नाम मिनिस्टर जैसा दिख गया, जिसे ईरान में उनके खिलाफ सियासी इशारा माना जा रहा है।